CAPFAC 2023 Mission 250 plus. Today we will see day number 14. Keep watching these things. A lot of things I have already presented. Lot of things I am presenting on regular basis. Please, if you are not a subscriber, please subscribe, like, share with your friends. These are very helpful. These are वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो आपको लगता है कि यस हम कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। खराब लगता है तो आप खराब बताइए, जो भी है। हो सकता है आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, लेकिन जितना हो सकता है वो करने की कोशिश करता हूं आप लोग के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नव भारत साक्षरता अभियान और न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का रहा है, देखो करेक्ट और इनकरेक्ट इसको ध्यान रखना है। इसमें कह रहा है कि इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च्ड इन 2020 टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स। नो, एक्चुअली ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 से ये आपका है, और ये 26 से 27 5 इयर्स तक के लिए। इसमें से जो लोग सही जो आप पढ़ लिख नहीं पाए, जो इलिटरेट हैं 15+ इयर्स के एज के, उनके लिए है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो आंसर मिल गया। नेक्स्ट है ऑल द नॉन लिटरेट अबव, तो ये आपका सही है। द स्कीम हैज 5 कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट। ओके, सो ये आपके हैं, सो सही है। तो ये आपका ए इसमें गलत है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट टर्म डीप फेक समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो डीप फेक वो है जो अभी एक तरह से इसमें टेक्नोलॉजी यूज टू डिटेक्ट फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया। नो, algorithm used to manipulate the appearance and voices into real looking footage। अब जैसे देखोगे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा पर्सन कि आपने किसी अंग्रेज को देख रहे हो कि कभी फराटेदार हिंदी बोल रहा है या बांग्ला बोल रहा है या उर्दू भोजपुरी बोल रहा है, एक्चुअली उसे आता नहीं है। हाँ, कुछ लोग को तो आता है, लेकिन नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में वही बोल रहे हैं। तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए आज के डेट में बहुत सारे जो एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी आ गए हैं। तो ये डीप फेक है कि उसमें से आपका फोटो या आपका वीडियो या आपका वॉइस इस ढंग से लगता है कि वो रियल में है, लेकिन वो फेक है। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एज द सेकंड चेंबर ऑफ देन लेजिस्लेचर। अभी आज के डेट में देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो नेशनल लेवल पे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा उसको आज बोलते हैं, स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन विधानसभा तो हर स्टेट में है, विधान परिषद जो है हर स्टेट में नहीं है, लिमिटेड वेरी फ्यू स्टेट्स में है। सो ये ऐसा प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटागू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड भी कहते हैं, या तो मोंटफोर्ड, कुछ जगह देखोगे मोंटफोर्ड मीन्स मोंटागू चेम्सफोर्ड, या तो मोंटागू चेम्सफोर्ड, मोंटफोर्ड, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आपका ये ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेकंड समिट फॉर डेमोक्रेसी। सेकंड समिट फॉर डेमोक्रेसी के संबंध में, तो ये इसके जो इसको मेनली एड्रेस जो भी और लीडर्स ने किया, और जो बाइडेन जो है इसके हेड के तौर पे इसको ये एड्रेस किए। तो द समिट इज सेंटर्ड अराउंड द 3 थीम्स। यस, ये 3 थीम्स क्या है? डिफेंडिंग अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, तो पहला थीम है डिफेंडिंग अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म। नेक्स्ट आपका है एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन, और तीसरा है एडवांसिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। अमेरिका ये बोलता है कि हम चैंपियन हैं डेमोक्रेसी के और ह्यूमन राइट्स के, लेकिन ऑब्वियसली ये भी वायलेट करते हैं। नेक्स्ट, इट इज बीइंग होस्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोस्टा रिका, द नीदरलैंड, साउथ कोरिया एंड जाम्बिया। यस, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। नेक्स्ट है द फर्स्ट समिट वाज हेल्ड इन 2017, तो ये भी सही है। तो ऑल 3 सही है, तो इसका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री अप्रूव्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। देखो जो एमएसपी है, तो एमएसपी को जो रिकमेंड करती है सीएफसीपी करती है, ये सीपी आपका करती है, और जो आपका इसको फाइनल जो अप्रूवल करता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है। तो जो 23 क्रॉप्स के किए जाते हैं आपके एमएसपी
दिए जाते हैं। तो एमएसपी जो है 150% कॉस्ट के रखे जाते हैं। तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स लेफ्ट कांग्रेस अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लॉन्चिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1920 में देखोगे कि एक तरह से जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ। फिर 1920 में एक तरह से जो देखा जाए कि खिलाफत मूवमेंट भी था और नन कोऑपरेशन, गांधी जी ने सोचा दोनों को मिला करके, ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी होगा और लार्ज स्केल में पीपल पार्टिसिपेट करेंगे और वो जो हो आजादी दिलाने में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो कुछ लीडर्स जो थे जो वो उसका अपोज कर रहे थे क्योंकि देखोगे कि ये जो आपका अगस्त के आसपास में ये इसको प्रॉपर लॉन्च करना था, ठीक है। और नवंबर दिसंबर में जो इलेक्शन होने थे, तो जो कुछ लीडर चाहते थे कि हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे, इसका मतलब है सरकार के साथ सहयोग नहीं करोगे, तो जब सहयोग नहीं करोगे तो सरकार में कैसे पार्टिसिपेट करोगे। लेकिन कुछ लोग थे कि उनका कहना था कि हम सरकार में पार्टिसिपेट करें और सिस्टम में रह करके सरकार का अपोज करें। तो ऐसे लोगों में मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सारे के सारे थे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय प्रोटेम स्पीकर। नो, प्रोटेम स्पीकर का काम ये है कि जो मेंबर्स हैं, जो सदस्यगण हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, उनको ओथ दिलवाना और तब तक काम पे एक तरह से बने रहना जब तक कि स्पीकर की नियुक्ति नहीं होती है। जैसे ही स्पीकर की रेगुलर नियुक्ति हो गई, उसी समय वो उनका पद खत्म हो जाता है। तो जो स्पीकर का इलेक्शन का डेट है वो फिक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो इंडिविजुअल मेंबर्स को लेटर दे करके इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ इस दिन होना है, आप आइए पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये फर्स्ट गलत है। सेकंड है, सेकंड है आपका, ही मींस लोकसभा स्पीकर कैन नॉट स्पीक और टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस व्हेन ए रिजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन इन द हाउस। एक्चुअल में क्या है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। वो प्रेजाइड नहीं करेंगे, वो उस समय जो है एक नॉर्मल मेंबर की तरह वर्क करेंगे। तो यदि नॉर्मल मेंबर को तो बोलने का भी अधिकार है और प्रोसीडिंग में भी भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वो प्रेजाइड नहीं करेंगे। और जो एक तरह से वो आपके फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं, ये सॉरी सॉरी, ये नॉर्मल टाइम में वोट करेंगे। जैसे नॉर्मल में क्या होता है कि जो स्पीकर होते हैं फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं करते हैं, लेकिन टाई अप होने पे करते हैं, लेकिन यहाँ टाई अप होने पे नहीं करेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा, क्वार्ट्ज क्लॉक डिस्प्ले मोर प्रिसाइजली देन ऑर्डिनरी मैकेनिकल। जो ये जो है क्वार्ट्ज क्लॉक डिस्प्ले टाइम कर सकते हो ना, टाइम जो है वो आपके मोर प्रिसाइजली देन ऑर्डिनरी मैकेनिकल क्लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द क्वार्ट्ज क्लॉक। क्वार्ट्ज क्लॉक जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है SiO2, SiO2 है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। तो ऑसिलेशन ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल रिकॉर्डेड मैकेनिकल सॉरी इलेक्ट्रॉनिकली ओके। सो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विच स्टेट और यूटी इन इंडिया हैव बोथ ट्रॉपिकल डेसिडुअस एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो कहता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस भी होना चाहिए और ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी। तो ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस और ट्रॉपिकल एवरग्रीन कहाँ, अंडमान निकोबार और प्लस कर्नाटक, ये दोनों में पाए जाते हैं। जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सेमी एवरग्रीन और डेसिडुअस। तो डेसिडुअस जो है ये सेमी एवरग्रीन और सेमी डेसिडुअस आपके ये पाए जाते हैं। तो 1 एंड 3 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइड बैग। सुसाइड बैग्स का मतलब क्या होता है ना कि जो सेल है, तो सेल क्या होते हैं, आपके एक ही सेल नहीं है ना जो आप पैदा हुए वही सेल। सेल रेगुलर रूप से नए सेल बनते हैं और पुराने सेल बढ़ते जाते हैं, न्यू आपके डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। तो जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो बियॉन्ड रिपेयर के होते हैं। तो एक तरह से इसको किल कर देता है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को कहते हैं। अदरवाइज लाइसोसोम का क्या काम है, डिफरेंट एंजाइम्स के मदद से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं। लेकिन वो ब्रेक कभी कभी क्या होता है
कि जब कोई सेल्स है तो सेल्फ एक तरह से कंजम्पशन भी सेल का कर देता है, तो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस वजह से लाइसोसोम्स को आत्महत्या की पहली सुसाइडल बैंक कहते हैं। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लिथियम। लिथियम जो है, लिथियम आयन बैटरी, आज के डेट में मोबाइल फोन और डिफरेंट इक्विपमेंट्स देख रहे हो, तो जो बैटरी है ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा। और जितनी एक तरह से बैटरी की आपकी कैपेसिटी स्मॉल साइज के साथ आपका बढ़ता जा रहा है, उतना इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं उनकी इफिशियंसी बढ़ती जाती है। तो ये जो है वो कौन सा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो वो आपका जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकंड नंबर पे चिले है। और ऑस्ट्रेलिया और चिले दोनों मिल करके, और चिली, ये दोनों मिलकर के 77% अप्रॉक्स जो है वो आपका कंट्रीब्यूट करती है। तो डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, मान के चलो जैसे लास्ट जो तेलंगाना स्टेट है वो उसको ब्रेक कर दिया दो स्टेट में, और या फिर जैसे जो ये आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर का थोड़ा डिफरेंट है, इस वजह से हम उसको नहीं लेते हैं। या उसके पहले जैसे बिहार से अलग होकर के झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो करा अ बिल कंटेम्पलेटिंग टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the concerned state legislature. No, actually कह रहा कि जो ये विदाउट उनके रिकमेंडेशन से नहीं, विदाउट रिकमेंडेशन से होता। लेकिन यदि आप स्टेट को बाइफरकेट या उस टाइप का कुछ चीजों को करते हो, तो आप प्रेसिडेंट जो है वो रिकमेंडेशन वहां भेजते हैं, लेकिन वो ये अपना उनसे ये मांगते हैं, ओपिनियन मांगते हैं, लेकिन उनका रिकमेंडेशन ये कोई जरूरी नहीं है वो उस पर एक्ट करें ना करें। पार्लियामेंट इज इंडिपेंडेंट टू डू, लेकिन जो एक फॉर्मेलिटी में मांगते हैं तो ये, लेकिन उनका जो प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी नहीं है। तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकंड का प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर अल्टरिंग। तो देखो ये जो व्यूज देते हैं वो व्यू मांगा जाता है उनसे, लेकिन प्रेसिडेंट उससे बाउंड नहीं है। तेलंगाना जब डिवाइड हो रहा था तो आंध्र प्रदेश असेंबली ने ठुकरा दिया, लेकिन उसके बाद भी किया गया। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। तो रेलवे नेटवर्क जो है वो मेजोरिटी जो एरिया में कोशिश किया जा रहा कि इलेक्ट्रिफाइड हो। इलेक्ट्रिफाइड होता है तो वो जो पॉल्यूशन है वो कम होता है। डीजल इंजन जो है ज्यादा पॉल्यूशन करता है। ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है, इनफैक्ट सम टाइम उससे ज्यादा होता है, बट हम कोशिश ये कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला जो स्टेट है वो आपका हरियाणा है। हरियाणा एक ऐसे लोकेशन में पड़ता है, प्लेन एरिया पड़ता है, जहाँ चीजें करना आसान है और छोटा स्टेट है। महाराष्ट्र देखो बहुत बड़ा स्टेट है, तो वहाँ बहुत सारे एरिया हैं और डिफिकल्ट एरिया हैं, बट धीरे धीरे हो रहा है। गुजरात भी एक बड़ा स्टेट है, तमिलनाडु भी हरियाणा की तुलना में तो बड़ा है ही है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि फूड्स लाइक मार्गरीन और मार्जरीन, एक्चुअली मार्गरीन इसको भी कह सकते हो, फ्राइड फूड्स, कुकी, चिप्स, स्नैक्स फूड आर कंसिडर्ड एज अनहेल्दी फूड्स फॉर ह्यूमंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ फैट्स फाउंड इन ऑल द फूड्स इज मोस्ट हार्मफुल। तो इसमें और चीजें पाया जाता है, लेकिन ट्रांस फैट जो है मोस्ट हार्मफुल। ट्रांस फैट जो क्या है वो बैड फैट्स उसको कहते हैं, और इसका जो क्या काम है कि बैड कोलेस्ट्रोल को इंक्रीज करेगा, बैड कोलेस्ट्रोल को इंक्रीज करेगा और गुड कोलेस्ट्रोल को सप्रेस कर देगा। तो बैड को इंक्रीज कर देगा और गुड को सप्रेस कर देगा, तो ये बहुत हानिकारक है ट्रांस फैट। तो ए इसका सही है। देखो जो अनसेचुरेटेड है, तो अनसेचुरेटेड उतना हार्मफुल नहीं होता है, तो ठीक है, सेचुरेटेड भी हार्मफुल होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो होता है ट्रांस फैट होता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ये में 2 में देखा था ना, तो ये सॉरी सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें सो डेमोक्रेसी वाला जो यूएस की 3 पिलर्स पे थे कि डिफेंडिंग अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन एंड एडवांसिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट देखो एक क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के डायमेंशन में वर्क करते हैं। उनका जो पावर होता अनलिमिटेड नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में वर्क करते हैं।
तो ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, ओके, सो ये स्टेटमेंट नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर कोई जरूरी ये नहीं है। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर, ये कोई जरूरी नहीं है। अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर, ये भी कोई जरूरी नहीं। देखो दोनों स्टेट में अलग अलग, ये इंडिया के केस में है, ये यूएस के केस में है, लेकिन तो दोनों अपने आधार में ये सही नहीं। लेकिन एक मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, डी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 करा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड इज नॉट नेचुरली रिच इन प्रोटीन, तो ये प्रोटीन का रिच कौन है? तो ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ये इसमें विटामिन मेनली पाए जाते हैं, विटामिन बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो नेचुरली इसमें प्रोटीन नहीं होता, लेंटिल, योगर्ट और एग ये प्रोटीन के सोर्स है, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल विटामिन, मिनरल्स और रफेज भी कह सकते हो। तो ए इसका करेक्ट है। Question number 17. Which of the following statements is are correct? Dutch East India Company was formed after the formation of East India Company. तो ये कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो उसका फॉर्मेशन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुआ। तो यस, एक्चुअल में देखा जाए तो जो डच वगैरह जो आए पहले, लेकिन उनके प्रॉपर जो कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है वो जो आपका है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1602 में स्टेब्लिश हुआ। और सो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये शायद 1599 में ये स्टेब्लिश होता है, तो ये ऑब्वियसली पहले हुआ। वास्को डे गामा ये कालीकट कब आया, इतनी कहते हैं जो इंडिया में पहला ये आया, तो ये 1498। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, राजा गुलाब सिंह एक्वायर्ड कश्मीर बाय, तो जो डोगरा किंग थे ये, जो करण सिंह इनके लास्ट महाराजा इनके हरि सिंह थे, और या इनफैक्ट कह सकते हो करण सिंह जो इनके डायनेस्टी के लास्ट एक प्रोमिनेंट पर्सन है। तो राजा गुलाब सिंह ने जो ब्रिटिशर्स थे, जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये जब ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ उसमें से ये ब्रिटिशर्स ने एक्वायर कर लिया, और ब्रिटिशर्स से डोगरा किंग राजा गुलाब सिंह ने परचेज कर लिया था। तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following statements about earthquake waves is not correct? Not correct करा p waves move faster and are the first to arrive at the surface, यह सही है। p wave को प्राइमरी वेव भी कहते हैं, और ये फर्स्ट होते हैं जो सरफेस पे अराइव करते हैं, पहुंचते हैं। p waves can travel through gaseous, liquid and solid, यस ये भी सही है। seismograph located around 145 degree from epicenter can record the arrival of p waves। अब ये देखो p waves का जो होता है जनरली 104 डिग्री से 100 और 140 डिग्री तक जो p वेव का साइडो जोन होता है, अर्थक्वेक साइडो जोन, लेकिन 145 तो बियॉन्ड है, तो इसमें ये होगा। p वेव्स हैव मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर साइडो, नो, ये सेकेंडरी वेव में अंदर होगा। सेकेंड देखो इसमें ये p वेव में 104 से 140 जनरली, और जो सेकेंडरी वेव में होता है 103 से लेकर के पूरा, तो इसमें ज्यादा है, तो ये आपका गलत हो गया, तो डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, तो एक्स रेज बहुत छोटा होता है, इनफैक्ट 0.1 नैनोमीटर से लेकर के 10 नैनोमीटर के आसपास में होता है, तो इस रेंज में कौन सा आ रहा है, 1 नैनोमीटर। और ये हाईली एनर्जेटिक होता है, इससे भी ज्यादा गामा रेज होता है, तो इसमें वेवलेंथ इसका बहुत छोटा है, एनर्जी इस वजह से बहुत ज्यादा होगा, और वो एनर्जी जो है आपका बॉडी पे ज्यादा देर रहेगा, और ये ज्यादा इंटेंसिटी में तो हार्मफुल बहुत होता है। रोंजेन को पहला बार नोबेल प्राइज भी मिला था ये इसमें फिजिक्स में, इनके लिए एक्सरे के खोज के लिए, तो डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सो ये आपके जो हैं ठीक है, एक्चुअल में वो मैं भूल गया था उसमें वो करना, तो इसमें करा कि 8 पर्सन है, ऑफ विच ए बी सी एंड डी आर मेल वाइल ई एफ जी एच आर फीमेल। तो जो कह रहा कि 8 इसमें से फ्रेंड है, तो इसमें से जो कह रहा कि 4 जो है मेल हैं और 4 फीमेल हैं। एवरेज फूड कंजम्पशन ऑफ ऑल मेल इज 72 kg पर मंथ।
तो एवरेज ये फूड कंजम्पशन जो है मेल का है आपका कितना 72 kg। तो चारों मिलाकर के कितना हो जाएगा 72 इंटू 8 करोगे, सॉरी 72 इंटू 4, 72 इंटू 4 तो ये क्या होगा 288 kg। और फीमेल जो है फीमेल का 50 kg है पर मंथ, तो 50 इंटू 4 तो ये 200, तो ये कितना हो गया 6 ये सॉरी 488 488 kg है। एक टी फीमेल है वो ज्वाइन करती है और एवरेज फूड कंजम्पशन फॉर होल ग्रुप बिकम्स 67। तो देखो तो 5 इंटू 67 ये आप सॉरी सॉरी करा होल ग्रुप का जो 67 हो जाता है, तो इसका मतलब 9 मेंबर हो गए। और 9 इंटू 67 ये यदि आप करोगे तो 9 इंटू 67 करोगे तो 603 हो जाएगा। तो 603 हो गया। अब इसमें से मेल का हटा दो, तो कह रहा है कि फीमेल का आपको ये करना है। तो मेल का कितना था 288, तो 288 आप इसमें से या तो माइनस कर दो या फिर जैसा भी आप ये करोगे, या तो ये तो 288 यदि इसमें से मेल वाला माइनस कर दोगे तो ये कितने आ जाएंगे 315। अब फीमेल कितने हो गए 5, तो 315 और बाई 5 तो यानी 61 kg फीमेल का अब हो गया न्यू। तो इसका एक सेकेंड सेकेंड सॉरी 63, आई एम सॉरी 63 ये सॉरी 63 हो जाएगा 63, ठीक है। तो 63 हो जाएगा आई एम सॉरी। तो ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी 5 डिजिट prime numbers can be formed using 1 2 3 4 5 if repetition of digit is not allowed। ये कह रहा है ना 5 डिजिट प्राइम नंबर, आप 1 2 3 5 को जोड़ो तो 15 आता है। 15 इसका मतलब है 3 से डिविजिबल होगा, किसी भी ऑर्डर में आप लिखोगे तो वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब है 0 प्राइम नंबर होगा। तो ये आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम मुंबई एंड मेरठ। एक मुंबई से स्टार्ट होता है, एक मेरठ से स्टार्ट होता है एंड प्रोसीड्स टुवर्ड ईच अदर। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है एट 70 किलोमीटर एंड 85 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो 70 किलोमीटर और 85 किलोमीटर। when they meet it is found that one train has traveled 150 kg more, sorry kilometer more than the other, find the distance between Mumbai and Meerut। अब देखो ये 15 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है एक घंटा में, 15 किलोमीटर पर आवर चल रहा है एक्स्ट्रा। तो 150 किलोमीटर कितना देर में चलेगा, तो 150 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 10 आवर्स में ये इतना 150 चल लेगा। अब देखो दोनों को जोड़ दो 70 प्लस 85, तो 70 प्लस 85 155 और कितने देर चला 10 आवर्स, तो इंटू 10 तो 1550 मुंबई और मेरठ का डिस्टेंस है। तो ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा ए इज 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी, सी इज 4 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए, डी इज 3 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ सी, ई इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी, एफ इज 20 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई, जी इज 20 किलोमीटर साउथ ऑफ एफ, वेयर इज जी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब एक चीज ध्यान रखना कि पहले ये वाला साइन बना लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। हमेशा मैं हमेशा जब भी ये सोल्व करता हूँ एग्जाम, कभी भी जितना दिन जब भी सोल्व किया तो इस वो बना लेने करके आसान होता है। तो अब ये कह रहा है कि ए को पहले लो, तो ए क्या है, ए को एक पॉइंट पे लो। तो ए जो है 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो ए यहाँ हो गया, बी से बी यहाँ है तो 3 किलोमीटर नॉर्थ हुआ। अब सी जो है ए के ईस्ट में है, तो सी इधर करो, ईस्ट इधर है तो सी यहाँ, तो ये कितने हैं 4 किलोमीटर। अब कह रहा डी जो है 3 किलोमीटर साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट इधर हो जाएगा, तो ये आपका जो डी हो गया। तो यहाँ ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ये देखो सीधा नहीं है एक्चुअल में, तो ये आपका कितने किलोमीटर 3 किलोमीटर। अब कह रहा है ई इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी करोगे तो ये आपका इधर ऐसे आ जाएगा, तो ये कितना है आपका 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ डी, ई जो है। अब यफ जो है 20 किलोमीटर वेस्ट, यफ जो है
20 किलोमीटर वेस्ट है, ये ई से, और जी जो है 20 किलोमीटर साउथ, तो जी यहाँ है। अब कह रहा है कि बी के तुलना में जी किधर है, तो बी के तुलना में जी इधर है, तो इधर का मतलब क्या हुआ, साउथ वेस्ट हुआ, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। फिगर आप बना ले गए तो आपसे बन जाएगा, फिगर नहीं समझ पाए, नहीं बना पाए तो नहीं बनेगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो पेपर 1 में है, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी का 40 केजी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120 केजी। एवरेज बी डी ई, तो बी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 42 केजी है, तो 126 केजी होगा। अब कह रहा है कि यफ का जो बी के इक्वल में है, तो बी के जगह यफ कर दो, तो ए बी सी डी ई एफ टोटल कितना आ गया, 246, और एवरेज कह रहा है तो डिवाइड बाई 6, तो 41 केजी, तो सी आपका सही हो गया। तो ये पेपर 1 के 25 क्वेश्चंस थे। अब पेपर 2 में इसमें 2 आर्गुमेंट और 2 रिपोर्ट हमने दिया है। मैंने बोला कि जितना हमसे हो पाता है टाइम, अब सब चीज पे सोचना पड़ता है, क्वेश्चंस को, ये सारी चीजों को। तो राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट द गिवन टॉपिक्स, ठीक है। इंडिया इज रेडी टू टेक द एडवांटेज ऑफ ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये पॉजिटिव में, पॉजिटिव इन द सेंस कि 4 में जब लिखोगे तो ये लिखोगे कि इंडिया तो है रेडी है टू टेक द ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड। उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि किस ढंग से हम कह रहे हैं कि इंडिया रेडी है। अगेंस्ट में लिखोगे तो बोलोगे नो, इंडिया इज नॉट रेडी, और इंडिया इज नॉट हार्नेसिंग द थिंग्स। आर्गुमेंट नंबर 2, इंडियन एग्रीकल्चर इज नॉट ग्रोइंग एज पर इट्स पोटेंशियल, तो 4 में लिखोगे कि नहीं ग्रो कर रहा है। अगेंस्ट में लिखोगे तो लिखोगे ग्रो कर रहा है, पोटेंशियल ठीक है, सही है, पोटेंशियल जितना है उसके आधार पर ग्रो कर रहा है, तो ये दोनों को लिखना है। 2 इसमें से रिपोर्ट फिर है कि इनिशिएटिव टू मिनिमाइज ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट इन इंडिया। ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके कारण कुछ लोगों को अपने जान भी गंवाना पड़ जाता है, और बहुत बार जो आपके एनिमल बीइंग्स हैं उनको भी नुकसान होता है। तो ये आपका फर्स्ट आर्गुमेंट है। सेकेंड आर्गुमेंट है इंडिया डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, तो इंडिया का जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है, क्योंकि हम जो हैं 2 हॉस्टाइल नेबरिंग कंट्री को फेस करते हैं, तो उसके संबंध में आपको लिखना है। ओके, सो ये आपका दो रिपोर्ट है, 2 आर्गुमेंट है, इस पर लिखना है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है या आपको टेस्ट लगता है लिखना चाहिए तो जरूर लिखिए। आप इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।